पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से महागठबंधन से खबरें निकल करके सामने आ रही थी और उन पर हमने डट करके खबरें बनाई और डंके की चोट पर इस बात को कहा कि अगर इसी तरीके से महागठबंधन चलेगा तो महागठबंधन की हार तय है, निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता है। और 5-6 दिन पहले मैंने इस बात को कहा था कि अगर डैमेज कंट्रोल करना है, स्थिति को ठीक करना है, तो आपको एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। और अब बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, कल एक बड़ी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है महागठबंधन की, जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनका एक्शन वो भी दिखाई दे रहा है। कहा गया है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने इसकी शुरुआत की, जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से खटास पैदा हो गई थी, कहीं ना कहीं आखिरी दौर में एक प्रेशर बना करके दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही खेमे में, यानी कांग्रेस के खेमे में, आरजेडी के खेमे में, या फिर लेफ्ट या वीआईपी के खेमे में सीटें कैसे ज्यादा पाई जाएं, इसके लिए एक प्रयास था। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए था, इसलिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया जाता है सीएम के तौर पर और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम के तौर पर राजेश राम का ऐलान कर दिया जाता है, यानी कि दलित और पिछड़ा, ये दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार बनेगी, अगर ये साफ हो जाता है, ये मैसेज कल दे दिया जाता है, तो फिर उसके बाद में मोदी और नीतीश के पास में क्या बचेगा, यानी पिछड़ा और दलित, उनकी सरकार। अब आप क्या लेकर के आएंगे, आपके पास में क्या है? आप पर तो पहले ही ठप्पा लगा हुआ है कि आप तो किसी सवर्ण को वहां पर बैठाना चाहते हैं और बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स वो बहुत स्ट्रोंग है। खैर, एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तेजस्वी यादव ने की है और तेजस्वी यादव ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30,000 रुपए जीविका दीदियों का करने का फैसला लिया है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होना वो सबसे बड़ी पहल है, वो सबसे जरूरी है। और इसी खबर में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश से कई अलग अलग टीमें वो जा रही हैं बिहार के अंदर और वो किस तरीके से कहां कहां पर जिम्मेदारी संभालेंगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 अक्टूबर को पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी और टिकट बंटवारे के बाद में, घमासान के बाद में, ये एकजुटता का परिचय इसमें दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के सर्वे सर्वा, राजेश राम कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के, कृष्णा अलवरू कांग्रेस के प्रभारी बिहार के और मुकेश सहनी वो इसमें शामिल होंगे, लेफ्ट के नेता वो भी इसमें शामिल होंगे। और 24 अक्टूबर से तेजस्वी यादव पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे, जनता के बीच में सीधा संवाद होगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो ये जो है वो तस्वीर यहां से निकल करके सामने आ रही है और इस तस्वीर के बाद में निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बीजेपी इसका काउंटर कैसे करेगी, क्योंकि वहां पर मोदी और नीतीश के खेमे में एक ही जो इंतजार था कि ये ऐसे ही लड़ते रहें, इसी तरीके से चलते रहें, आपस में ही ये फूट, अपने आप इनके अंदर फूट पड़ जाएगी और अपने आप जो इनका खेमा टूट जाएगा। लेकिन अगर एक मैसेज दे दिया गया और चुनाव में अभी भी 25 दिन है, ऐसे में अगर चुनाव से पहले ये डैमेज कंट्रोल होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव तो एक रात पहले पलट जाते हैं। चुनाव में एक रात पहले अगर संदेश दे दिया जाए, मैसेज दे दिया जाए हार का, जीत का, तो उसके बाद में खेल हो जाता है। यहां तो अगले 15-20 दिनों में जिस तरीके से मैसेज जाएगा रैलियों के जरिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, यानी जो खाई एक तरीके से दिखाई दे रही थी उसको भरने का काम जो किया जाएगा। और उसके बाद में अब बयान निकल करके सामने आ रहे हैं और उन बयानों के बाद में भी साफ हो रहा है कि अब तेजस्वी यादव को लेकर के रास्ता साफ हो गया है।
सबसे पहले मैं एक प्रतिक्रिया आपको पहले दिखाता हूं। बिहार के ही पत्रकार हैं अभिषेक कुमार, और ये लिख रहे हैं कि कल बिहार में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की चर्चा है। अगर इसमें तेजस्वी यादव को सीएम और राजेश राम को डिप्टी सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाता है तो बाजी पलट सकती है। फिर नतीजा 1993 के यूपी के सपा बसपा गठबंधन जैसा हो सकता है। एक से ज्यादा डिप्टी सीएम से कोई चुनावी फायदा नहीं है। ये प्रतिक्रियाएं जो है निकल करके सामने आ रही है कि बिहार में अगर ये फॉर्मूला सच में लागू कर दिया गया या फिर इसका ऐलान कर दिया गया तो फिर उसके बाद में मामला पलट सकता है। और जैसे सपा बसपा ने साथ में आकर के, काशीराम और मुलायम ने साथ में आकर के जिस तरीके से गठबंधन किया था और उसके बाद में नारा भी दिया गया था, मिले मुलायम काशीराम, और तो कुछ उसी तरीके से उसी तर्ज पर यहां पर तेजस्वी और राजेश राम ये दोनों मिले तो फिर क्या होगा? बीजेपी कहां हवा में उड़ जाएगी, नीतीश कुमार कहां हवा में उड़ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के ही एक और पत्रकार हैं संजय कुमार, और वो लिखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के बीच में भारी विवाद के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने रीसेट का बटन दबा ही दिया। राहुल गांधी ने यह कदम लालू यादव और दीपांकर भट्टाचार्य के साथ बातचीत के बाद में उठाया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के 23 अक्टूबर को पटना में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में टिकट बंटवारे में मचे घमासान के बाद चट्टानी एकजुटता का परिचय दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 23 अक्टूबर यानी नाम वापस लेने की आखिरी दिन आपस में 13 सीटों पर लड़ रहे महागठबंधन के सहयोगी दोस्ताना संघर्ष को कम करने की कोशिश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, राजेश राम, कृष्णा लवरू, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य के साथ में गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बहुत मुमकिन है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देर से ही सही तेजस्वी के चेहरे का ऐलान कर दिया जाए। दरअसल राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो चला है कि अगर महागठबंधन को घटक दलों के बीच में आपसी या दोस्ताना लड़ाई होगी तो इससे एनडीए को बैठे बैठाए बढ़त मिल जाएगी और इसका दोष कांग्रेस के मत्थे ही मढ़ा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने में आनाकानी की है, जिसका भारी नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ रहा है। तो यहां पर अब इस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसकी समीक्षा की जा रही है और यह आकलन लगाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव ये करने में कामयाब रहे तो वाकई जो है वो बड़ा फैसला हो जाएगा। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 30,000 रुपए जीविका दीदियों को देने की बात कर रही है, एक तरीके से काउंटर है जिसमें वो बीजेपी ने जो 10,000 रुपए का ऐलान किया है उसके काउंटर में 30,000 रुपए लेकर के आए। अब उस पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है मैं आपको कुछ देर में सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर के दो बड़े नेताओं का बयान मैं आपको सुना रहा हूं। एक पप्पू यादव और दूसरा नाम है अखिलेश प्रसाद का। और इन दोनों ने जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं दी हैं इससे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा, चुनाव के बाद जिसको मुख्यमंत्री बनाना है उसे मान ले, कांग्रेस से तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बनेगा तो आरजेडी से ही या किसी और से। ये चुनाव के बाद में हमारे नेता और गठबंधन के नेता तय कर लेंगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय करने का क्या मतलब है? बिहार की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना पाएंगे। वहीं कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सच यह है कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संख्या बल के आधार पर चुने जाते हैं। आरजेडी के पास में वो संख्या बल है, इस बात को हम कितने दिन झुठला सकते हैं, कहना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। अब ये दो बयान मैंने आपको सुनाए और दोनों बयान बिल्कुल एक दूसरे के आप ये कह सकते हैं कि विरोधी है। यहां पर कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनको कहा जाता है कि लालू प्रसाद के जो है वो परिवार के करीबी हैं और वो वही भाषा बोलते हैं जो लालू यादव का परिवार चाहता है। कांग्रेस में जरूर है लेकिन वो लालू यादव के ज्यादा करीबी है, ये कहा जाता है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव है कहने के लिए निर्दलीय सांसद, लेकिन कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस की तमाम पार्टियों तमाम जो जितनी भी बैठकें होती हैं उनमें शामिल होते हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ये जो विरोधाभास है ये विरोधाभास कल खत्म हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, या अभी ये विरोधाभास चलता रहेगा। और ये जिस तरीके से विरोधाभास है, क्या इससे फायदा है या नुकसान है? ये कल सारी बातें कहीं ना कहीं यहां पर फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि इस पिक्चर में
अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, और अगर क्लैरिटी नहीं आएगी, पिक्चर क्लियर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है फिल्म देखने वाले को मजा नहीं आएगा। यानी जो चुनाव लड़ रहा है, लड़वा रहा है, चुनाव का हिस्सा है, यानी जो जनता है जो बैठ करके सारी पार्टियों का खेल देख रही है, उसको कहीं ना कहीं आप जो है वो पीछे धकेल रहे हैं। उसके पास में आपको एक क्लैरिटी के साथ में एक पिक्चर भेजनी पड़ेगी कि देखिए हमारे पास में ये तस्वीर है, हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम खुद ये कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में क्लैरिटी नहीं है तो जनता को आप अपने पक्ष में कर पाएंगे, ये फिर मुश्किल काम हो जाएगा। आज तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने उसमें कहा कि हम जीविका दीदियों का मानदेय जो है वो बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया कि जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों के लिए ऐतिहासिक घोषणा है। जीविका दीदियों यानी सीएमएस कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी घोषणा है। जीविका दीदियों का वेतन 30,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहे संविदा कर्मियों को अब एक साथ परमानेंट किया जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि जितने भी ये कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाएगा, और 30,000 रुपए जीविका दीदियों के लिए वो कह रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी, नीतीश कुमार एक तरफ 10,000 रुपए महिलाओं को देकर के परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाएं हमारे साथ में। अगर जीविका दीदियों को 30,000 रुपए की बात वो कह रहे हैं, अगर जीविका दीदी इस बात को मान लेती हैं और कहीं उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके कि देखो भैया तेजस्वी को बनाओ, 30,000 रुपए उनको मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो माहौल बनाएंगी कि चलिए वो आ जाएंगे तो हमें परमानेंट करेंगे। फिर उसके बाद में 30,000 रुपए तनख्वाह की भी बात हो रही है। यानी गांव गांव में जाकर के वो माहौल बनाएंगी, और अगर वो लोगों को समझाएंगी, माहौल बनाएंगी, मोहल्ले में प्रचार में एक तरीके से अनऑफिशियल तरीके से उतरेंगी, तो फिर पब्लिक परसेप्शन जो चेंज भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है, और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा, और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुन करके हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा, और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। तेजस्वी यादव लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अभी विपक्ष के नेता हैं तो घोषणा ही कर सकते हैं। डायरेक्ट पैसा देना या डायरेक्ट काम करना वो तो हो नहीं पाएगा, वो सरकार में आएंगे तभी होगा। अब इस बात को जनता कितना यकीन करती है ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन मुझे लगता है ये दूसरे नंबर का सवाल है। पहले नंबर का सवाल ये है कि आप एकजुट हैं या नहीं हैं, और आप अपनी एकजुटता किस तरीके से साबित करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपने अपनी एकजुटता साबित कर दी कि हम एक हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो सीधे इस बात को देखती है कि भैया ये खुद एक नहीं है, ये अभी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तब इस तरीके से लड़ रहे हैं, कल को कुर्सी मिल जाएगी तो कैसे लड़ेंगे। ये परसेप्शन बहुत बड़ा है,
और बीजेपी इसमें खूब हवा भरेगी। मोदी जी, अमित शाह जब उतरेंगे और अगर ये चीजें नहीं हुई तय, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के और आपके दिल मिलते हुए दिखाई दिए, या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने फिर कोई खटास वाली बात कर दी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाती हैं लेकिन वहां पर भी कहीं का माइक छीनना, कहीं का कुछ करना, या किसी को मौका नहीं मिलना, या चेहरे के हाव भाव उस तरह के ना होना, फिर जो है वो खेल बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं होगी। फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है, महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। 12 सीटों को सर बिहार के अंदर कुल मिलाकर के 11 सीटें ऐसी है जहां पर अभी महागठबंधन आमने सामने। 243 सीटों पर अभी 254 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, मतलब 11 प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ हैं। आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, सीपीआईएम ने 20 और सीपीआई ने 9, सीपीएम ने 6 और वीआईपी ने 15 उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें 6 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है, 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई वो आमने सामने हैं, 1 सीट पर आरजेडी और वीआईपी वो आमने सामने हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवार वापस हो गए हैं। ये 11 सीटें ऐसी है जहां पर उम्मीदवार वापस होने बाकी है। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कितने उम्मीदवारों का नाम वापस होगा, आरजेडी कितने वापस लेगी, कांग्रेस कितने वापस लेगी, सीपीआई कितने वापस लेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अगर सब कुछ ठीक हो गया तो बिहार में फिर कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी जिस तरीके की तस्वीर है इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी तरफ जो खबर सामने आ रही है उसमें पार्टी के आलाकमान के अनुसार, यानी कांग्रेस के आलाकमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले के संगठन को पश्चिमी पंचारण में चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि गोपालगंज में कुशीनगर की टीम तो पूर्वी पंचारण जिले में गोरखपुर की टीम काम करेगी, सिवान में देवरिया की टीम जाएगी। इसी तरह से यूपी के मऊ जिले से भोजपुर, बलिया से सारण, गाजीपुर से रोहतास, वाराणसी से बक्सर, चंदौली से कैमूर, भभुआ कांग्रेस की टीमें जाएंगी, अयोध्या और प्रयागराज से कांग्रेस की टीमें पटना जाएंगी और इसी तरह से बस्ती से गोपालगंज, अंबेडकर नगर से भोजपुर, सुल्तानपुर से रोहतास, जौनपुर से वैशाली, कौशाम्बी से नालंदा, भदोही से जहानाबाद और मिर्जापुर से गया, सोनभद्र जिले की टीमें औरंगाबाद में जाकर के वहां पार्टी संगठन के साथ में मिलकर के काम करेगी। यानी एक तरीके से कांग्रेस अपने नेताओं को भी यहां पर उतार रही है और जाहिर सी बात है अब 15 दिन का चुनाव है, 15 दिन का प्रचार प्रसार है और 15-20 दिनों के प्रचार प्रसार में अगर आप पूरी ताकत, पूरा संगठन, जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबको, और बीजेपी यही करने वाली है, सबको जो बीजेपी भी उतारेगी और कांग्रेस और बाकी के जितने भी दल अगर वो सब एक साथ उतरते हैं तो वाकई फिर तस्वीर बदलने में देर भी नहीं लगेगी। सवाल ये है कि ये कितना हो पाएगा, किस तरीके से हो पाएगा, पब्लिक इसको कैसे लेगी और नीतीश कुमार और मोदी जी वो इसके बाद में क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।